शाश्वत अगेन फ्रॉम इन्फिनिटी एजुकेशन। भैया मुझे इतनी कंप्लेन आ रही थी कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करें, तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें कर दीजिए, ठीक है। तो और हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे इससे अच्छा, तो आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब एंड क्या करते हैं, कमेंट कर दीजिए इन्फिनिटी एजुकेशन को, तो ज़्यादा बेटर है। आप मेरे हर वीडियोज़ को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे जल्दी, मतलब जो भी मेरा वीडियो आता है आप उस पर अच्छे से देख सकते हैं, जल्दी देख सकते हैं, अच्छे से क्या देख सकते हैं, फिर भी मतलब आप मेरे लिए रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो आज में जो मेरा क्लास 10th का चैप्टर था रिसोर्सेज, सॉरी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को आगे कंटिन्यू करूँगा। उसमें 2-4 टॉपिक्स हैं और बाकी सारे टॉपिक्स जो मैंने एक बार रीड करा था चैप्टर को, तो मतलब वापस में थॉरली हर वक्त मेरी ये कैसे आदत है कि मैं हर चैप्टर को कम से कम 10 से 12 बार रीड करता हूँ, और उसके मेरे यही इच्छा रहती है कि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। फिर भी अगर छूट जाता है तो फिर थोड़ा बहुत देख लीजिए, यार मैं भी टीचर हूँ, है ना। तो फिर भी मेरी यही रहता है पूरी तरीके से कि मैं आपको एक एक टॉपिक कवर कराऊँ पूरी तरीके से, और मैं आपको एक एक टॉपिक में अच्छे से समझाऊँ, मेमोराइज कुछ थिंग मैं आपको करने के लिए दूँ जो आप पूरी तरीके से मेमोराइज करें और अच्छे से पढ़ें उस चीज़ को। और मैं हर टॉपिक में आपको एक एक 2-2 वर्ड्स बताते जाता हूँ। वर्ड्स क्या जो थिंग्स रहती हैं पूरी तरीके टॉपिक में बताता हूँ कि आपको इतना मेमोराइज करना है, बाकी कंसेप्ट के लिए मैं आपको पूरी तरीके से सिखा रहा हूँ, ओके। तो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने उसमें क्या देखा था, जैसे मेरी हैबिट रहती है कि मैं पूरे चैप्टर का सबसे पहले हेडिंग समझाता हूँ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मैंने समझाया था क्या होता है, उसका हमें क्यों ज़रूरी है, फ्लोरा एंड फौना क्या है, फ्लोरा एंड फौना होने के बाद फिर हमने आगे यहाँ तक कहा था कि IUCN की जो वेरियस टाइप्स ऑफ लिस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की लिस्ट है IUCN की, किस लिस्ट में कहा था, मैंने आपको उसके एग्जांपल समझाए थे अपने कंसेप्ट से। जैसे जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि रेयर स्पीशीज़ होती है, एंडेमिक स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती है, ये सारी स्पीशीज़ मैंने आपको बताई थी। हालांकि बुक वाले नहीं बताई थी, मैंने अपना एक अलग से कंसेप्चुअल एग्जाम्पल बनाया था, तो उस हिसाब मैंने आपको बताया था। तो आपको बुक वाली जो भी स्पीशीज़ है वो आपको मेमोराइज करनी है, बशर्ते आपको सिर्फ NCERT की ही मेमोराइज करनी है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इतना हमारा हो गया था। अब आगे थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ चैप्टर में आगे क्या पढ़ाऊँगा। आगे मैं आपको बताऊँगा कि फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व या डिप्लीट कैसे हो रही है, फ्लोरा एंड फौना को हमें कंजर्व कैसे होना। ये तो बहुत सारे कॉमन से टॉपिक्स हैं जो आप मतलब कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक कंसेप्चुअल और अच्छे से समझा दूंगा थोड़ा डीप में कि हमें इसे क्यों बचाना चाहिए, या फिर फ्लोरा एंड फौना हमारे लिए क्या यूज़फुल है। सभी को पता है क्या यूज़फुल है, पर थोड़ा सा और डीप बता दूंगा आपको फ्लोरा एंड फौना हमारे किस चीज़ के लिए यूज़फुल है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में, जैसे क्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, ये सारे टाइप्स होते हैं उसके, ठीक है। ये सारे टाइप्स के फॉरेस्ट और नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा डीप में रहने के लिए मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बताता जाऊँगा। और फिर लास्ट में इंडिया में क्या क्या मूवमेंट्स हुए, कौन से एक्ट आए। ये एक या दो एक्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, फिर पहले 1972 में आया था एक्ट। उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपकी बुक में नहीं है, उसका मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दिया था। और बहुत सारे मूवमेंट्स हम देखेंगे आगे, जैसे कि चिपको मूवमेंट राजस्थान में हुआ था जो बिश्नोई जी ने करा था, वो मूवमेंट, और 2-3 मूवमेंट और आगे आपको बताऊंगा कि और फॉरेस्ट में और क्या होता है और कौन से मूवमेंट हुए थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हमारे टॉपिक को, आज के क्लास 10 के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हम जो फ्लोरा एंड फौना है वो कैसे डिप्लीट हो रही है, या फिर हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं बाकी से, ओके। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या फिर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये सबसे बेसिक चीज़ है, एक चेन रहती है नेचर की। अगर एक चेन ब्रेकआउट हो जाती है तो दोनों को प्रॉब्लम आ जाती है। ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा तो ह्यूमंस को सीवियर इम्पैक्ट रहता है, ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम आ जाती है, और एक जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज रहते हैं या फिर फॉरेस्ट रहते हैं इन्हें भी प्रॉब्लम रहती है। पहली चीज़ तो ये हमें से इसलिए कंजर्व करना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बुक टू बुक नहीं चलूँगा, वर्ड टू वर्ड मैं अपने पूरे कंसेप्ट बताऊँगा, आपको तो रीड करना है पूरी तरीके से। तो दूसरी चीज़ में हम अगर करें तो अगर हम डिपेंडेंट है, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें ह्यूमंस को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और प्लांट्स में नहीं आते, तो ह्यूमन सोसाइटीज़ में रहता है, कभी ना कभी तो एक दूसरे की डिपेंडेंसी जरूर रहती है, इसलिए सोसाइटी में रहता है, ओके। तो सोसाइटी में रहता है, इसलिए अगर हम और आगे सोसाइटी के बढ़ते हैं तो ह्यूमंस की डिपेंडेंसी भी रहती है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे, ठीक है। ये जो डिपेंडेंसी यहाँ पर रहती है तो इसे भी हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये हम डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, तो जो मैंने आपको पहले उस पार्ट बताया, मतलब इसके पहले बात बताई थी कि जो चेन चलती है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरी नेचर एक चेन चलाती है, जो आप चेन पढ़ते होंगे साइंस में, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में, ये एक टॉपिक तीनों में सेम ही है। तो ये चेन जो है ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ओके। अब थोड़े एनिमल्स बता देता हूँ मैं आपको, जो बहुत सी सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा मतलब इतना डीप में नहीं है, कुछ कनेक्शन ज़्यादा नहीं लगता मुझे इस टॉपिक का, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। जैसे घड़ियाल एक्सटिंक्ट में है, या फिर मान लीजिए कोई सा टाइगर एक्सटिंक्ट में है, तो ये आपको जो नेम है, और जो अपने डियर है, मतलब जो डियर भी रहते हैं, जैसे को नाम याद नहीं आ रहा, वो कश्मीर में डियर मिलता है, वो भी एक्सटिंक्ट लेवल पर है, ठीक है। डचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है हुंगुल, शायद से डियर ही होता है, ये हुंगुल ही रहता है, तो आपकी बुक में मेंशन होगा, तो ये भी एक्सटिंक्ट में ही है, इन्हें हमें बचाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि ये बचाना है, तो आप खुद लिख सकते हैं अपने कंसेप्ट से कि आप आगे बचा सकते हैं इन्हें, या फिर आगे आप क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये तो आप बहुत ही अच्छे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, और आपको सिर्फ ये रीड करना है। अगर आप एक बार रीड भी कर लेंगे ना इस टॉपिक को, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये बिल्कुल मैं आपको एक टॉपिक वाइज समझाऊँ या वर्ड समझाऊँ। देखो, जितना हो सकता है ना, जैसा भी हो सकता है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मैं आपको एक एक टॉपिक बर्डन जैसा नहीं लगने दूंगा कि आपको ये टॉपिक है तो मैं टॉपिक को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, आपको अपना बर्डन लगने लगे, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है वो टॉपिक भी आपको जो समझाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट लगने लगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब टाइम क्यों देना, जिस चीज़ में हमको टाइम देना है, जिस टॉपिक में टाइम देना है, मैं आपको पूरा एलेबरेट करूंगा। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो IUCN है, तो IUCN का फॉर्मेशन बताया था, ये टाइप की स्पीसीज बताई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये फॉरेस्ट वाला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप कल से CBSE वालों को, NCERT या फिर CBSE वालों को बोल दें कि हमारे सर ने बोला था कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, या फिर ऐसा नहीं, क्वेश्चन आ सकते हैं। पर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ के हमारे लिए क्या ज़रूरत है, या फिर हम कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट हो रही है, ये आप थोड़ा मेमोराइज कर लेना। पर अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ेंगे ना, तो ये टॉपिक ऐसा है कि आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ की क्या ज़रूरत है, या फिर हमको जो फ्लोरा एंड फौना की क्या रिक्वायरमेंट है, हम डिपेंडेंट कैसे हैं एक दूसरे ऊपर। तो मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा पूरी तरह से टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक में ज़्यादा डीप में जाना अपने आप में मतलब एक बोरिंग सा हो जाएगा, ना मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, ना आप अच्छे से मतलब इसे सीरियसली लेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि सबको पता है कैसे क्या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंजर्व करना, क्या करना है। हाँ, आपको इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि जो सी चीज़ आपके बुक में दे रखी है NCERT में, कौन कौन सा एक्सटेंट है, या फिर कौन कौन सा अब नहीं मिल रहे हैं। जैसे घड़ियाल नर्मदा के तट, जो नर्मदा के बैंक्स पर है वो मिलते थे, वो अब धीरे धीरे नहीं मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत स्पीसीज़ आपको याद करना है, और बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि क्या स्पीसीज़ है, या फिर क्या करने के लिए वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आप चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक हुआ, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आगे मैं आता हूँ आपके जो गवर्नमेंट ने या फिर जो एक्ट्स आए थे, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्ट्स जो भी आए थे वो मैंने आपको बता दिए थे। जैसे 1972 का प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट को कंजर्व करने का, प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, टाइगर को कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था। लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया था एक, हालांकि वो इससे रिलेट नहीं करता है पर फिर भी थोड़ा बहुत ये सही है। तो वेरियस टाइप ऑफ एक्ट्स आए थे, ये आपको बुक में से पढ़ना है, थोड़ा सा याद करना है, ये चीज़ आपको मेमोराइज करना है, ओके। आगे के टॉपिक में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो आगे के टॉपिक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन से हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, क्लासिफाइड फॉरेस्ट, रिजर्व टाइप ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनके अंदर सेंचुरीज भी आ जाती हैं जो आपकी बुक में नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ सेंचुरीज क्या होती है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा, ओके। आगे चलते हैं, मैं इसमें टॉपिक में फर्दर और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आते हैं रिजर्व टाइप ऑफ फॉरेस्ट। रिजर्व टाइप ऑफ फॉरेस्ट वो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो एक स्टेट या एक नेशन रिजर्व कैटेगरी में रखता है, या फिर एक ऐसे जब बचा के रखता है। बचा के तो हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी रखते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो रिजर्व टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इनके अंदर जो ट्राइबल एरियाज है, फिर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं ना फॉरेस्ट में, वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। हर कोई नहीं रह सकता, हर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। एक मेजर डिफरेंस बुक में नहीं है, पर मैंने पढ़ा था बुक में, एक दूसरी राइटर की बुक में, तो आपको बता रहा हूँ कि रिजर्व फॉरेस्ट वो टाइप के फॉरेस्ट है जो हम ऑलरेडी रिजर्व या फिर रखते हैं कि हम आगे की स्पीशीज या फिर आगे की उसको अपने नीड के अंदर ले सकें। और क्या करते हैं, वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उन्हें भी वहाँ पर हम रहने देते हैं, ठीक है। एक रिजर्व फॉरेस्ट बहुत छोटी सी डेफिनेशन है बुक में से, अब आप रीड करोगे मेरे वीडियो का तो अपने आप नॉलेज हो जाएगी।
सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता हूँ। प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर दोस टाइप विच इज प्रोटेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट। आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट तो एक ही होती है, तो दो टाइप के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जैसे हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का ही पूरा दायित्व रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो शेयर रहते हैं प्रोटेक्शन में वो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड आता है क्लासिफाइड फॉरेस्ट या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड या क्लासिफाइड फॉरेस्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट रहते हैं जो हम पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ के लिए क्लासीफाई करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सा पर्टिकुलर आम का पेड़ है, तो वहाँ पर वो चीज़ पूरी तरीके से उसी चीज़ की उगेगी, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये क्लासिफाइड फॉरेस्ट हुआ। आगे बढ़ता हूँ इसमें मैं, तो मैं आता है जैसे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स आर दोज थिंग्स, या फिर वो पार्क होते हैं नेशनल पार्क्स जो जिसका सबसे ज़्यादा शेयर, जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट जो करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एक सेंचुरी को, आप मेरे वर्ड सुनिए, एक सेंचुरी को नेशनल पार्क बन सकते हैं, ठीक है। सेंचुरी जो रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें रहती है, स्टेट गवर्नमेंट का रिसोर्स रहती है वो, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी पूरी देख रेख करती है। सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाने का काम जो रहता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो कोई सा नेशनल पार्क अगर बनाती है तो पूरी तरीके से जो उसकी लायबिलिटी या फिर जो देख रेख रहती है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये बेसिक सा टॉपिक था। अब थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमारी क्लास स्टार्ट करी थी फ्लोरा एंड फौना के प्रोटेक्शन से, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें याद करें, क्या नहीं करें, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के। फिर सेकेंड हमारे वेरियस जो गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला, जैसे 1972 का प्रोजेक्ट टाइगर, या फिर 1980s का जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन भी था। तो ये सब सारी चीज़ें आप को मैंने एक्सप्लेन करी। उसका फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में रिजर्व, प्रोटेक्टेड, क्लासिफाइड एंड क्लासिफाइड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में मैंने आपको डिफरेंस बताया। ये सारी चीज़ें आप भी इन तक कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो मूवमेंट्स हुए थे, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए थे। तो एक मूवमेंट आपके इसमें आता है चिपको मूवमेंट, जो बिश्नोई जी ने करा था राजस्थान में। था कुछ भी नहीं मूवमेंट, ये ट्राइबल थे, वहाँ के जो ट्राइबल थे तो वहाँ के फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे थे। तो वहाँ के फॉरेस्ट अगर कट डाउन हो रहे थे तो ये लोग जाके पेड़ से चिपक जाते, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, पेड़ से ये लोग चिपक जाते हैं ताकि ये जो भी इंडस्ट्रियल या फिर जो भी वर्क हो रहा था वहाँ पर के पेड़ ना काटे जाए। ये जो मूवमेंट था इसने वर्ल्ड वाइड पूरी तरीके से अच्छी मतलब गेन करी थी, पब्लिसिटी बोल सकते, पब्लिसिटी तो नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरा ध्यान इसके ऊपर गया था। पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था वैसे ये, ले वर्ल्ड वाइड पूरा इसके ऊपर ध्यान गया था कि ये पेड़ बचाने के लिए मूवमेंट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था ये मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट हुआ था। और भी बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, जैसे अभी मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज को, तो अभी हमारे मंधाता के लिए हुआ था, जो मुझे नाम या मेधा पाटकर जी ने कहा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ये सारी जो आंदोलन हुए, ये सारे मतलब नेचर को सेव करने के लिए हुआ, क्योंकि हमें ही पता है कि नेचर के बिना हम नहीं रह सकते, नेचर हमारे बिना रह सकती है। लेकिन क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी और नेचर और उसके इंटरडिपेंडेंसी जो है वो स्वाभाविक है। तो मैं अभी इस चैप्टर को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आगे फिर चैप्टर 3 पर पहुँचेंगे 10th में, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। टिल देन दिस इज शाश्वत, थैंक यू।